हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने डीएलएड थर्ड सेम का जो मूल्यांकन का पेपर था उसका हमने 30 क्वेश्चन यानी कि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर वाले, उनको हमने कवर किया था। और इस वीडियो में जो बाकी 10 क्वेश्चन रह गए थे शॉर्ट क्वेश्चन वाले, उनको हम कवर करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन। अतः मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु, विषय, स्थिति के गुण और दोषों का विवेचन करके उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना या उसके संबंध में सही निर्णय लेना। मूल्यांकन एक विस्तृत, स्वोद्देश्य एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार संबंधी मूल्य निर्धारण भी होता है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। इसको याद करना बहुत आसान है कि मूल्यांकन पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन। और इसके शब्द का अर्थ क्या हुआ, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी वस्तु, विषय और स्थिति, ये तीन याद कीजिए, वस्तु, विषय और स्थिति, और उनके गुण और दोषों का विवेचन करके उसका वास्तविक मूल्य निर्धारण करना। क्या करेंगे, किसी वस्तु, विषय और स्थिति का वास्तविक मूल्य निर्धारित करेंगे। और वास्तविक मूल्य निर्धारण करने से पहले क्या करेंगे, उसके गुण और दोषों का विवेचन करेंगे। समझ में आई बात। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी वस्तु, विषय, स्थिति के गुण और दोष का विवेचन करके उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना है या उसके संबंध में सही निर्णय लेना है। तो हो गया, इजीली हो जाएगा ये। आगे जो हम लोगों ने स्टेटमेंट यहाँ डाला है वो स्टेटमेंट क्रॉनबेक का स्टेटमेंट है जो हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद किया था। क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो एक स्टेटमेंट भी इसमें हो गया। आंसर आपको बड़ा लग रहा होगा। आंसर बड़ा इसलिए कि इसमें कई सारे वाक्य ऐसे हैं, कई सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको अगर नहीं याद होते हैं तो आप उनके बगैर भी आप पूरा आंसर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ये भी क्वेश्चन मूल्यांकन से है। तो मूल्यांकन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से। पहला है अधिगम को प्रेरणा प्रदान करना। अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो हमारे अधिगम में प्रेरणा आएगी कि हम और अच्छा कैसे करें, हम और अच्छा कैसे सीखें। फिर मूल्यांकन से छात्रों के ज्ञान का जांच किया जा सकता है कि बच्चों को हमने कितना सिखाया। विकास की जानकारी देना कि छात्रों में कितना विकास आया। आखिर जब मूल्यांकन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें कितना विकास हो रहा है, उनके विकास की दर क्या है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी देना। व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन करके। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव हम कैसे करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद। निदान और उपचार में सहायता कैसे करेंगे, इसमें भी हम मूल्यांकन करेंगे, फिर निदान और उपचार कर सकेंगे। पाठ्यक्रम में सुधार हेतु मार्गदर्शन। जब हमारा पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा तो उसमें सुधार करना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, फिर उसी हिसाब से पाठ्यक्रम में सुधार कर लेंगे। फिर निर्देशन तथा परामर्श में आधार स्पष्ट करना। मतलब जब भी निर्देशन और परामर्श कर रहे हैं तो उसका क्या आधार है, किस आधार पर हम निर्देशन परामर्श कर रहे हैं, ये आधार का पता कौन लगाएगा, ये मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद 9वां है शिक्षण को प्रभावी बनाना और 10वां है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। मतलब कि जब भी शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। यानी कि शिक्षण को प्रभावी बनाना एक उद्देश्य है किसका, मूल्यांकन का, और एक उद्देश्य मूल्यांकन का ये है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। ये तो हमेशा क्वेश्चन आता है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। पहला अंतर देखेंगे, मापन का क्षेत्र संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। संकुचित याद रखें और व्यापक याद रखें। तो मापन जब लिखेंगे तो संकुचित क्षेत्र और मूल्यांकन जब लिखेंगे तो व्यापक क्षेत्र। नेक्स्ट है
मापन एक भौतिक पदार्थों का गुण के परिमाणों और अंकात्मक रूप देने की क्रिया है। मतलब जो भी भौतिक पदार्थ हैं उनके जो गुण हैं या जो उनके परिमाण हैं उनको क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं मापन में। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके गुण और उसके दोष का क्या करना होता है, अवलोकन करना होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मापन एक संख्यात्मक मूल्य है, और मापन तो संख्यात्मक है लेकिन जो मूल्यांकन है उसमें गुणात्मक एवं संख्यात्मक, याद कीजिएगा, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों मूल्य सम्मिलित हैं। इसमें सिर्फ संख्यात्मक मूल्य सम्मिलित है और दूसरे में मूल्यांकन में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है आपका साधन और साध्य। मतलब क्या होता है, साधन वो होता है कि जिसके माध्यम से हमें पहुंचना है, और साध्य वो होता है जहां हमें पहुंचना है। मतलब एक तरह से कहें तो जो रास्ता होता है वो साधन होता है, जो मंजिल होती है वो साध्य होता है। तो जो मापन होता है वो एक साधन होता है, और जो मूल्यांकन होता है वो अपने आप में एक साध्य होता है। फिर नेक्स्ट है कि मापन का कार्य केवल साक्ष्यों का एकत्रीकरण होता है, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो कितनी लंबाई, कितना वजन, ये सब हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब मूल्यांकन करते हैं तो साक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं कि वो इतना लंबा है तो क्यों है, कैसे है, फिर इसके बाद कितना लंबा होगा, उसके लंबे होने से क्या हानि है, क्या लाभ है, इसका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, मूल्यांकन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव है। याद क्या करना है, सार्थक भविष्यवाणी एक में संभव है, एक में नहीं संभव है। नेक्स्ट है मापन द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी मिलती है। क्या होता है कि कितने उद्देश्य हमारे प्राप्त हो गए। लेकिन मूल्यांकन से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि किस सीमा तक हमें उद्देश्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। डॉक्टर ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में संतुलित विकास के उद्देश्य को क्या किया, संपूर्ण व्यवहार को, मतलब एक संतुलित जब विकास होता है उसमें जितने भी व्यवहार होते हैं, जितने भी व्यवहार उसमें सम्मिलित हैं, उनको 3 भाग में बांटा। कितने भागों में, 3 भाग में, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है कौशलात्मक पक्ष। अब क्वेश्चन का 2 नंबर में आया हुआ है तो इससे आगे भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है कि इस पक्ष में छात्रों के बौद्धिक क्षमता, योग्यता, ज्ञान, चिंतन, समस्या समाधान आदि से संबंधित पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। क्या कहें, क्षमता, योग्यता, ज्ञान, चिंतन और समस्या समाधान। ठीक है, जब भावात्मक पक्ष होगा तो इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध होगा भावना से, यानी कि रुचि, संवेग और मनोवृत्ति से संबंधित पक्षों का मूल्यांकन। और फिर जब बात होगी कौशलात्मक पक्ष की तो इसमें क्रियात्मक पक्ष का संबंध होगा किससे, मांसपेशियों यानी आंगिक गतिविधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है। ये क्वेश्चन भी हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि CCE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। कौन करता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। इसी के आधार पर छात्र अपनी समस्या का क्या करते हैं, निदान करते हैं और अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करते हैं। देखिए अब सतत और व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो सतत मूल्यांकन से क्या समझते हैं, सतत मूल्यांकन से हम ये समझते हैं कि जो निरंतर होने वाले मूल्यांकन है। और व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, व्यापक मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया में समझा जा सकता है जो विद्यार्थी को ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण व्यापक मूल्यांकन करता है। क्या कहेंगे कि जब व्यापक मूल्यांकन होगा तो उसमें सारे पक्ष, जितने पक्ष होते हैं उन सबको ऐड करके मूल्यांकन होगा, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष। और जब सतत मूल्यांकन होगा यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाला मूल्यांकन, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता बताइए। तो उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती हैं? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदकारिता, मितव्ययिता और सुगमता और भाषा। तो ये सब क्या होते हैं? सबके अलग अलग भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि मितव्ययिता बताइए, वस्तुनिष्ठता बताइए। तो विश्वसनीयता होती है यदि किसी परीक्षण उपकरण को एक ही समूह में 2 बार प्रयोग किया जाए। कितनी बार? 2 बार, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उनके अंकों में अंतर ना हो। जैसे किसी समूह में आप एक परीक्षण आयोजित कर रहे हैं, तो ये हुआ कि बच्चों ने पाया जो भी नंबर उसका औसत 50 से 60 के बीच में है, तो अगली बार भी जब परीक्षा करा रहे हैं उसी परीक्षण को फिर से उसी समूह पे करा रहे हैं, तो औसत जो होगा उनके नंबर का वो भी 50 से 60 के बीच में ही हो, ज़्यादा अंतर ना हो। अगला है वस्तुनिष्ठता। जब किसी परीक्षण में अंक प्रदान करते समय परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव अंक पर ना हो तो परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा। क्या हुआ इसका मतलब? जैसे कि जब कोई भी परीक्षा हो रही है तो जब परीक्षक अंक दे रहा है तो उसका कोई प्रभाव ना पड़े। अगला देखते हैं वैधता। परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है, यदि उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है तो परीक्षण वैध माना जाएगा। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसी उद्देश्य की पूर्ति हो। नेक्स्ट है विभेदकारिता। यदि किसी परीक्षण में उच्च एवं निम्न योग्यता वाले बच्चों में विभेद करने की क्षमता हो तो क्या कहा जाएगा कि परीक्षण में विभेदकारिता का गुण है। मतलब ऐसा परीक्षण हो जिसमें उच्च योग्यता वाले बच्चे और निम्न योग्यता वाले बच्चों में पहचान किया जा सके। अगला है मितव्ययिता। मतलब कोई भी परीक्षण हो उसको धन और समय की दृष्टि से, मतलब क्या कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और ज़्यादा समय ना लगे, तो मितव्ययी होना चाहिए। अगला क्या है सुगमता। सुगमता में है कि परीक्षण का आयोजन और फलांकन की दृष्टि से सुगम होना चाहिए। मतलब कि परीक्षण का आयोजन ज़्यादा कठिन ना हो और जब उसका नंबर दिया जाए बच्चों को लास्ट में तो वो भी ज़्यादा कठिन ना हो। नेक्स्ट है आपका भाषा। मतलब परीक्षण की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चे समझ सकें, समझने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण होता है बच्चों की समस्या का समाधान करना। आंसर है उपचारात्मक शिक्षण समस्याग्रस्त विद्यार्थियों को समस्या से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण कार्य है जो किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह की निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात की जाए, जिससे किसी विषय के अधिगम संबंधी कठिनाई का निवारण करने में प्रयोग किया जाए। मतलब जब भी उपचारात्मक शिक्षण होगा उससे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है कि बच्चों की समस्या का पता लगाना। जब पता लगाएंगे उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करके उनको हम दूर कर देंगे। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थी की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मतलब होल ऑफ सारांश ये हुआ कि उपचारात्मक शिक्षण में हम विद्यार्थियों के समस्या का समाधान करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताइए। तो क्रियात्मक शोध का अर्थ तो हम कर चुके हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और औद्योगिक समस्या का निदान हेतु प्रयास किया जाता है। महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान मानवीय ज्ञान का विकास करने में सहायक है। क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान जो मानवीय ज्ञान होती है, जो हमारे ज्ञान होते हैं उसका विकास करता है। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति का शक्तिशाली कुंज है। जो भी विज्ञान है जैसे साइंस है, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि विज्ञान, तो इस सभी विज्ञान में अगर शोध होते रहते हैं तभी ना ये विज्ञान की प्रगति होती है, तो इसीलिए इसको विज्ञान की प्रगति का शक्तिशाली कुंजी कहा गया। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में एक प्रबल यंत्र है। तो ये भी होगा कि जो भी व्यवहारिक समस्या आती हैं उनको हम दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुनिष्ठता लाता है और क्रियात्मक अनुसंधान कुशलता में वृद्धि करता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख कीजिए। आंसर आपका क्या है? क्रियात्मक शोध के चरण टोटल 10 चरण होते हैं। सबसे पहले हम समस्या के क्षेत्र का चयन करते हैं कि समस्या किस क्षेत्र में हो रही है।
फिर उस समस्या का निर्धारण करते हैं, किस समस्या का, जिस पे हमको शोध करना है। फिर उनके कारणों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करते हैं कि किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है, उस कारण को हम कैसे दूर करेंगे। फिर उद्देश्य की पहचान करते हैं कि किस उद्देश्य से हमको इस समस्या का समाधान करना है। फिर क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी, मतलब जितने भी संभावित समाधान होंगे उनका चिंतन करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि कार्य योजना का निर्माण, मतलब कि हम कैसे समस्या का समाधान करेंगे, इसकी प्लानिंग। नेक्स्ट है योजना का क्रियान्वयन, मतलब अब जो परिकल्पना हमने सोची उसको अप्लाई करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। फिर आंकड़ों का विश्लेषण, फिर हमें परिणाम मिलेगा कि क्या समस्या का समाधान हुआ, क्या आंकड़े आए। उसके बाद हम एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। तो टोटल 10 होते हैं, 10 में आपको 10 लिखने पड़ेंगे जब भी चरण पूछेगा, और ये कई बार पूछा है। क्या क्या है फिर से एक बार देख लें। समस्या क्षेत्र का चयन, पहले समस्या के क्षेत्र का चयन करेंगे कि किस क्षेत्र में समस्या आ रही है। फिर समस्या का निर्धारण करेंगे, फिर कारणों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करेंगे, फिर उद्देश्यों की पहचान करेंगे, फिर क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी करेंगे, फिर कार्य योजना का निर्माण करेंगे, फिर योजना का क्रियान्वयन होगा, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होगा, फिर परिणाम एवं निष्कर्ष आएंगे। उसके बाद हम एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, कि शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है। तो उसके आंसर हो जाएंगे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, प्रौद्योगिकी विकास के लिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए, मानवीय संसाधनों में वृद्धि के लिए या विकास के लिए, शैक्षिक व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली को जीवंत बनाए रखने के लिए, और प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 40 कि शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।